आज मैं जब भी आगे तो प्रैक्टिस करते हैं आगे जब बहुत अच्छा अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक वेक्टर क्लास है, ये वेक्टर क्लास है जो सुनना ये वो वेक्टर क्लास है जो कि सेकंड अप्लाई लाइब्रेरी में इंप्लीमेंट हुई, ठीक है। उसमें इंप्लीमेंटेशन था थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन ये तकरीबन इस तरह की इंप्लीमेंटेशन। इसमें मैं देखो ये वेक्टर्स ने क्लास बनाई है, इसमें वही इसने डबल इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड किया है, लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड किया है। अब ये गिरदा है और इस तरह इसने ये एक आइटरेटर भी इसके अंदर बनाया है और इस तरह ये वेक्टर बनाया है एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये कंस्ट्रक्टर है इसका, ये एक और कंस्ट्रक्टर है जो कि कॉपी कर सकता है, जो पैरामीटर में बेटा कर लेता है एक और वेक्टर लेता है, ठीक है। इसी तरह से ये भी एक पैरामीटर है, ये सेकंड एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक इंट वैल्यू पास होती है, दूसरी एक और एक इंटीजर पास होता है और साथ एक और जिस टाइप की आप वेक्टर बनाना चाह रहे हैं उसी टाइप की आप वैल्यू पास, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कहना चाह रहे हैं कि 5 साइज का मैंने वेक्टर बनाना है और इसकी पहली वैल्यू ये बस ना, ठीक है। तो ये इस तरह से सर ये टाइप डेफिनेशन ये टाइप डेफ क्या चीज है, ये मैं थोड़ा बताता हूं। टाइप डेफ क्या होता है? टाइप डेफ होता है आप ये समझ लें कि टाइप डेफ ना होता है, इसका मतलब एग्जैक्टली टाइप डिफाइन, ठीक है। टाइप डेफ क्या चीज है? टाइप डेफ एक चीज है कि आप ये समझ लें कि ये एक नई टाइप डिफाइन करने का तरीका है। ये बात समझे? ये एक नई टाइप डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। ऑलराइट, और फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूं, अब ये देखिए मैं लिखता हूं टाइप डेफ, सॉरी ये छोटा होता है टाइप डेफ, और यहां पे मैं लिखता हूं इंट, ठीक है। और इसके बाद मैं लिख देता हूं my int। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि अब मैं इस टाइप का एक वेरिएबल बना सकता हूं, लेकिन वो होगा इंटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी जगह मैं इंटीजर, पूरा इंटीजर लिख देता हूं, इंटीजर। मुझे लगता है मुझे इस तरह ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। कैर को मैं लिख देता हूं टाइप डेफ कैर कैरेक्टर, तो वो मुझे पूरा कैरेक्टर देगा। अब देखो वहां पे क्या लिखा है? पॉइंटर डिफर टाइप डेफ टी पॉइंटर और आइटरेटर। अब आइटरेटर जो है ये एक पॉइंटर बना है, नहीं एक नई टाइप बनी है, और वो टाइप भला किस टाइप की होगी? वो टेम्पलेट जिस चीज का तुम डेटा स्ट्रक्चर वेक्टर बना रहे हो उस टाइप का पॉइंटर। मतलब क्या इसका? उसका मतलब हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, वो ये कि अब इसका मतलब है जो वेक्टर मैंने ये वेक्टर क्लास में मैंने बनाया ना, तो मैं एक्चुअली बना कैसे आप इंप्लीमेंट करूंगा? मैं लिखूंगा वेक्टर, लिखूंगा कॉलम मतलब क्या है? स्कोप है, इस क्लास के अंदर वाली चीज की बात हो रही है। वो कहां मैंने इंप्लीमेंट किया? पब्लिक पार्ट में इंप्लीमेंट किया ना, तो मैं अब इसको एक्सेस कर सकता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं आइटरेटर, इसका मतलब है ये एक आइटरेटर बन गया है, ठीक है। साथ आपको ना यहाँ पे ये भी लिखना पड़ता है किस टाइप का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ इंट टाइप का, ये बात समझे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई, ठीक है। ये मैंने आई लिख दिया। अब मुझे बताएं, और मैंने अब मैंने बिगिन अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन मैंने एक और मैंने वेक्टर बनाया हुआ था, इसका नाम मैंने d1 रखा और मैंने डॉट बिगिन दे दिया। कैन यू टेल मी कि इस आई में क्या वैल्यू वाली होगी? इंटीजर टाइप पॉइंटर ये क्या बना? आई क्या बना? सर पॉइंटर बना है, ये एक पॉइंटर बना है, वेरी गुड। किस टाइप का? इंटीजर टाइप ये पॉइंटर बना है इंट टाइप का पॉइंटर, ये बात समझे। और जब आप i++ करेंगे तो उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा? 4 का इंक्रीमेंट। इसी तरह अगर मैंने यही जो ये बनाया होता और ये बनाया होता जी स्टूडेंट टाइप का,
ठीक है। अब ये वेक्टर, अब अगेन ये पॉइंटर ही बना है, लेकिन किस टाइप का पॉइंटर बना है? एक स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर बना है। और अब जो इंक्रीमेंट होगा वो कितने का होगा? जितने होंगे उसमें जितने स्टूडेंट के क्लास के अंदर जितने मेमोरी का साइज बनता है उसके हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। और एक्चुअली होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वेक्टर बना रहे हैं, अगर आप वेक्टर ऑफ स्टूडेंट बना रहे हैं तो उसमें हर एंट्री लेट्स से 18 बाइट का था, तो उसमें हर एंट्री 18 बाइट की है। और जब मैं आई इंक्रीमेंट करूं तो एक्चुअली उसमें 18 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, 107, ठीक है। तो जो आपने आइटरेटर बनाया वो इतना सा एक लाइन का सर वेक्टर पॉइंट में क्या फर्क होगा? वेक्टर, यानी इस ये मैंने बिल्कुल जेनेरिक बना, ये चीज जब भी मैं लिखूंगा तो ये जाकर ट्रांसलेट होगी उसके अंदर। वहां मैंने लिखा है कि मेरा जो आइटरेटर है टाइप करना टी स्टार, और टी मैंने यहां बताई है, तो ये स्टूडेंट टाइप का आइटरेटर बनता है। बस ना, ठीक है। सर इसमें लिंक आ जाती है, अगर लिंक आ जाती तो फिर वो थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है, हाँ ठीक है। वो फिर ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें हमें पूरे फंक्शन पूरे डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। इसका आइटरेटर बहुत है और मुझे इसके अंदर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भला क्यों? इसमें डबल इक्वल टू ये सारे डिफॉल्ट खुद ही बनते हैं, क्योंकि वो उसमें अगर हमें उसमें प्लस प्लस और ये सारे जो पॉइंटर है वो खुद डिफाइन है, ठीक है। ऑलराइट, ये जी आपका ये वेक्टर की पूरी क्लास बनी हुई है, आपको ये देखनी चाहिए। ये मैं कंप्लीट नहीं कर, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। इसके अंदर ये सारे फंक्शंस हैं जो कि इंप्लीमेंट हुए हैं, जो कि मैंने वहां पे आपको वहां पे पूरी अच्छा, ये एक ये आपको मैंने आइटरेटर दिखाया था। ये आइटरेटर्स की जो क्लास है उसमें ना ये सारे ऑपरेटर्स, उसमें जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया इनके अंदर आइटरेटर्स होते हैं, उनमें ये सारे के सारे ऑपरेटर ओवरलोड होते हैं। कौन से बेटा? प्लस प्लस ओवरलोड हुआ होता है, प्रीविंग और पोस्ट। इस तरह से स्टार ऑपरेटर भी ओवरलोड हुआ। स्टार का मतलब क्या है? कि उस जिस जगह को वो पॉइंट कर रहा है उसका डेटा रिटर्न कर, उसको डीरेफरेंस। और यहाँ तो ये बहुत इजीली डिफाइन हो गया कि जब मैं स्टार आई करूंगा तो वो खुद ब खुद डिफाइन हो जाएगा कि मुझे वो फलाना वाला रिकॉर्ड मिला। समझ में? इस तरह आगे आ जाएगा। अब क्या होगा? इसी तरह असाइनमेंट है, इस तरह डबल इक्वल टू है, इस तरह नॉट इक्वल टू है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं हर आइटरेटर के लिए इंप्लीमेंट होने जरूरी होते हैं। ठीक हो गया? ऑलराइट, वही इसी के रूल देखें। पी क्या होता है? इसी तरह p प्लस इक्वल टू आई भी होता है। p प्लस इक्वल टू आई का मतलब क्या है? p प्लस इक्वल टू आई। p हमारा वो आइटरेटर था जिसका मतलब क्या हुआ? p में i का इंक्रीमेंट क्या मतलब हुआ? आइटरेटर में i टाइम उससे आगे का, ठीक है। वेक्टर के केस में ये ऐसे होता है, क्यों? क्योंकि बाइट्स डिफाइन होते हैं, वो बड़ा आराम से चल जाता है। लेकिन यही ऑपरेटर यही लिंक्ड से केस में इजी नहीं होता, क्योंकि लिंक्ड से केस में हमें उसको आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर और भी ऑपरेटर लिखा हुआ है, इसके अंदर इसी के अंदर एक और ऑपरेटर है जो क्या? लेस देन। लेस देन जो है वो अगेन वेक्टर के लिए बहुत इजी है डिफाइन। क्यों? एक्चुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे हमने बनाया था वही काफी है उसके। क्यों? वजह बता, ये क्यों काफी है? और लिंक्ड लिस्ट के केस में ये लेस देन ऑपरेटर आइटरेटर के लिए डिफाइन करना बड़ा मुश्किल था। मतलब क्या? मतलब यह है बेटा कि आपके पास ये अगर लिंक्ड लिस्ट एक अरे पड़ी होती वेक्टर पर, इसमें आई है जो कि इस चीज का है, और मैं एक और देता हूं जे जो कि इस जगह का है। अगर मैं कहना चाहता हूं आई इज लेस देन जे, ये वेक्टर के केस में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर जो है वो कंसेक्यूटिव मेमोरी होती है और उसके अंदर एड्रेसेस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। लिस्ट के केस में अगर आप आर्टिकल लिखते हैं आई इज लेस देन जे, आपको वक्त लगेगा। क्यों?
क्योंकि उसके लिए आपको पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। आपको आई से आगे जाना पड़ेगा और आपको पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी जब तक कि आप जे तक नहीं पहुंचते। अगर आप जे पे पहुंच जाए तो इसका मतलब क्या था कि आई लिस्ट में पीछे था, जे लिस्ट में आगे था। लेकिन अगर आप चलते चलते जा रहे हैं और आप नल पे पहुंच गए, इसका मतलब क्या है? आई आगे, नॉट लेस लेस नहीं पता बोल रहे। ये बात समझ आई? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो ये एक्चुअली जो वेक्टर के केस में ये जो ये वाले ऑपरेटर्स है सारे मेरे ख्याल में O(1) में चले, लेकिन लिंक्ड लिस्ट के केस में ये ऑपरेटर जो है वो O(n) टाइम लेता है। तो क्या हो सकता है कि पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करें? ये बात समझ? ठीक है, मुझे पूरी लिस्ट भी चेक करनी पड़ सकती है। यार आपने एक हेड दे दिया और एक टेल दे दिया, ठीक है ना? तो पूरी लिस्ट ट्रैवर्स पे जाकर देखना पड़ेगा कि वो बाकी ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। ये हमारा वेक्टर कंटेनर है, मैंने आपको बताया कि इसको यूज कैसे करते हैं। बनाते कैसे हैं कि यहाँ पर आपको ऊपर आपको अरे आपको इंक्लूड करनी पड़ती है वेक्टर डॉट ए, ऐसे डॉट ऐसे बोलती है कि वेक्टर लिखते हैं, आगे यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी देते हैं। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी नहीं लिखेंगे तो इसका लिखा होगा एसटीडी कॉलन कॉलन करके फिर सारे का लिखना होगा। तो आप यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखते हैं, एसटीडी कॉलन कॉलन का लिखा वो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, इस एग्जांपल्स को एक बार चला के देख लेते हैं कि ये एक्चुअली ये कहना क्या चाहते हैं। चलिए प्लीज एग्जांपल को पढ़े और देखिए आगे सामने क्या कह रहा है। जी देख सकते हैं आप? हाँ, बड़ा कर दो, हाइड कर दो, हाइड कर दो। टेबल पे चढ़ के इसी तरह अब ये देखें, ये अगर है
ptr और उसको मैंने array असाइन कर दिया। array असाइन करने का मतलब क्या है? नहीं जब आप किसी array का नाम क्या होता है? पॉइंटर एड्रेस किस चीज का? वैल्यूएशन का। तो एक्चुअली ये उसका एड्रेस फाइल है और आगे कहता है ptr इज नॉट इक्वल टू array प्लस फाइल। इसका मतलब क्या है? वो एंड तक या एंड से एक आगे तक? एक यहाँ एक काम था। जब मैं प्लस साइज कहता हूँ उसका मतलब क्या है? एक आगे तक होगा। ये जैसे बात की क्या बात? हाँ जी बताइए जी। जब मैं कहता हूँ अरे प्लस साइज तो इसका मतलब क्या है? ये देखिए अगर साइज की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है तो मतलब क्या है? अरे प्लस 1 यानी कि उसकी वैल्यू तो एक ही थी, वो एक आगे तक है। और जो पॉइंटर है वो पॉइंटर शुरू में बिगिनिंग पे था और आपने कहा जब हमने उसे एक इंक्रीमेंट किया तो वो अब साइज से बाहर चला, अरे की बाउंड्री से बाहर चला। जिस मोमेंट में वो बाउंड्री से बाहर जाए रुक जाओ। तो नॉट इक्वल टू अरे प्लस ये बात समझ ठीक है। और साथ वो प्लस प्लस पॉइंटर। ऑलराइट एग्जैक्टली यार यहाँ पे आप स्टार ptr कर देंगे तो स्टार ptr का मतलब है वो पूरी अरे जब पहली वैल्यू प्रिंट करेगा दूसरी वैल्यू प्रिंट करेगा तीसरी वैल्यू प्रिंट करेगा इस तरह वो पूरी की पूरी अरे प्रिंट जी समझ गए क्या समझ गए? ये पहली वाली चीज ये वाली चीज है ये वाली ये कैसे हो रहा है? बेटा अगर पॉइंटर को आप प्लस प्लस करते हैं तो वो क्या होगा? अगर पॉइंटर मेरा जो था वो इंटीजर अरे को पॉइंट कर रहा था और वो पहली डिवीजन को पॉइंट कर रहा था तो जब आप प्लस प्लस करते हैं तो अगली डिवीजन को पॉइंट करते हैं प्लस है ना? फिर वो अगली को पॉइंट करते हैं। बात ये है कि उसे कब रोकना चाहिए? हमने अरे प्रिंट कर दिया ना तो किस मोमेंट पे उसको रोकना चाहिए? साइज यही आखिरी एलिमेंट के अगले वाले एड्रेस पे चला ये बात समझ आई? अब वो सवाल ये है कि यहाँ पर हम क्या लिखें? यहाँ पर क्या लिखें? समझ में आएगा? तो वो लिखने का तरीका ये है वो कह रहा है कि जब मेरा पॉइंटर ऐसे एड्रेस को पॉइंट करता है जो कि अरे से जस्ट अगला है और वो एड्रेस क्या होता है? वो एड्रेस होता है पहला एड्रेस प्लस साइज। यानी अरे क्या है? अरे का नाम क्या होता है? पहला एड्रेस होता है उसमें प्लस साइज कर दोगे तो वो इस अरे से बाउंड्री से बाहर है। ये बात समझ गई? देखो एक बात अगर अरे बनाई गई तुमने 10 साइज की अरे तुमने बनाई गई 10 साइज और पहला एड्रेस तुम्हारा 0 पे था और लेट्स से तुम्हारा जो इंटीजर है वो 1 बाइट पे जाता है तो पहला एड्रेस 0 पे दूसरा 1 पे तीसरा 2 पे है ना? अरे तुमने 10 की बनाई तो आखिरी एड्रेस किस पे होगा? 9 पे होगा। 0 से तुम्हारी एड्रेसिंग शुरू हो रही है तो पहला 0 पे दूसरा 1 पे तीसरा 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 8 पे 9 पे तुम्हारा आखिरी होगा। कौन सा पहला एड्रेस होगा जो कि इलीगल एड्रेस होगा? 10 यानी प्लस 0 प्लस 10 कैपेसिटी क्या? कैपेसिटी के बगैर हम है ना ठीक है। ऑलराइट कैपेसिटी नहीं कैपेसिटी हो सकता ज्यादा हमने अरे में जितनी वैल्यूज डाली है हमसे उनको प्रिंट करना उसी कैपेसिटी हो सकता है ज्यादा ठीक है। यहाँ पर देखिए जी हमने कहा कि एक प्रिंट वेक्टर का फंक्शन बनाया जो भी मैं आपको दिखाता हूँ और ये देखिए जी यहाँ इसने क्या किया यहाँ कहता है अब यहाँ पर एक अब याद है मैंने आर्टिकल बताया आर्टिकल जो होता था वो क्या करता था आर्टिकल को हम कोई एड्रेस असाइन करते थे और उसमें प्लस कर जाते तो वो ठीक है। अच्छा इसी तरह वेक्टर का अब जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें वेक्टर जो वेक्टर की क्लास है उसमें जो हमने फंक्शन उसमें हमने जो आइटरेटर बनाया था वो पॉजिटिव आइटरेटर बनाया है ना। इसी तरह वेक्टर में वो हमने पूरी क्लास में तो नहीं उसमें और भी बहुत सारे आइटरेटर लिखे फॉर एग्जांपल एक और आइटरेटर है जिसका नाम है रिवर्स आइटरेटर। वो रिवर्स आइटरेटर क्या करता है वो पीछे से आ जाता है और इसको जो उसने वैल्यू साइन किया ना वो वाला क्या साइन किया ये मैं ऐसे आइटरेटर बनाया उसकी नाम रखा रिवर्स आइटरेटर जो मर्जी आप नाम कर दे इसको जो वैल्यू साइन की है वो आर बिगिन की है। आर बिगिन का मतलब क्या है? आखिरी वाली है और मैंने यहाँ पे लिखा है
कि जब तक वो आर एंड में ना आए, पहली वैल्यू एक्चुअली पहली वैल्यू नहीं होती, वो पहली वैल्यू से भी आगे होती है, ये वाला बात, ठीक है ना? तो यह हमेशा जो यहाँ पर लगा होगा ना लूप, वो नॉट इक्वल टू लगा होगा, नॉट इक्वल टू का मतलब है वो एक अगली वैल्यू को पॉइंट करता है। तो एक्चुअली जो लूप चलेगा ये लूप के अंदर फ्रंट तक आएगा, आप पहली वैल्यू तक, लेकिन जो ब्रेकिंग कंडीशन है वो उससे भी पहले वाला, ये बात समझ, ठीक है? बाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो रिवर्स ऑपरेटर है, उसकी जो क्लास में प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, ये प्लस प्लस, वो एक्चुअली प्लस प्लस नहीं करता, वो क्या करता है, वो उसमें माइनस माइनस करता है, क्यों? क्योंकि वो रिवर्स है, तो उसका प्लस प्लस एक्चुअली माइनस माइनस करता है, ये बैकएंड, ठीक है? शुरू में रिवर्स ऑपरेटर की वैल्यू 0 से पहले होगा, शुरू में जो होगी वो हम रिवर्स बिगिन कर रहे हैं। रिवर्स बिगिन का मतलब है कि मैंने जो अरे का लास्ट इंडेक्स जो बनता है उसकी वैल्यू मैंने उसको सेट, ठीक है? सर अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस रिवर्स साइक्लेटर कर दूँ, सॉरी, अगर मैं माइनस माइनस कर दूँ रिवर्स साइक्लेटर, हाँ तो वो उससे भी आगे नहीं, लेकिन वो उससे अमाउंट तक नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट में तो माइनस ही कर रहा है, अगर रिवर्स ऑपरेटर में जब प्लस प्लस करते हैं तो एक्चुअली कितना माइनस प्लस करते हैं, ब्रैकेट में माइनस है, मैं थर्ड टाइम पे मैं माइनस माइनस कर दीजिए, सॉरी, तो वो प्लस प्लस उसकी रिवर्स चल रहा है। हम उससे प्लस, चलो जी आ जाओ, ये देखिए ये इसने एक और तरीके से भी प्रिंट किया, वो है अगेन प्रिंट वेक्टर, इसके अंदर एक और आइटरेटर कहते हैं कांस्टेंट आइटरेटर। कांस्टेंट आइटरेटर और आइटरेटर में क्या फर्क होना चाहिए आप जबरदस्त। कांस्टेंट आइटरेटर का मतलब सिर्फ ये है कि आप आइटरेट तो कर सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यानी आप ये नहीं कर सकते स्टार आई इज इक्वल टू 20, जब आप ये करेंगे तो ये मैं नहीं करेंगे। हाँ आप उसको एज ए रीडिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं, यानी एज ए आर वैल्यू तो यूज कर सकते हैं, एज ए एल वैल्यू यूज नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है? ऑलराइट, तो ये देखिए जिसको मैंने समझा किया ये वही इंटीजर 2 डॉट बिगिन से इनिशियलाइज किया है और जब तक कि वो एंड में नहीं पहुंचता और आइटरेटर कांस्टेंट आइटरेटर प्लस प्लस और वो जब इसको डी स्टैटिक से वो सी आउट कर, बट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये बात समझ आई? ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम आपको नीचे से खुद पढ़नी है कि मैं कुछ ग्रुप पर डाल दूंगा इसकी कुछ एग्जांपल्स। चलिए जब आते हैं पर ऑलराइट, हम क्या करने जा रहे हैं, हम कुछ इस तरह करने जा रहे हैं, अच्छा जी, अच्छा अब एक जो बड़ी मजेदार बात है ये बोलिए कि ये चीज़ें पूरी जो हमने की हैं उसका तुम्हें एक अब एडवांटेज होता है कि वो चीज़ें जो कि करते हैं उसका सिर्फ डिज़ाइन बनाने में हमें इतनी देर लगती है, वो चीज़ें जिसका सिर्फ डिज़ाइन बनाने में हमें इतनी देर लगती थी वो अब हमें 1 सेकेंड में, ठीक है? हम सिर्फ उसका डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड करेंगे और उसके बाद सारी काम हम उसके बस डॉट पुश बैक कॉल करते जाना है, इस तरह की चीज़ें या जो भी उसका कंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है और वो चीज़ें, ठीक है? अगर हमने उसको प्रिंट सेंड करना होगा उसका आइटरेटर से उसको उसे बनाएंगे और लूप चलाएंगे तो अच्छी तरह, तो बात समझा? अभी हम जो चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और मैट्रिसेस को मैट्रिसेस क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन आप उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे वेक्टर्स के थ्रू, ठीक है? वेक्टर्स के थ्रू, ठीक है? और फिर हम उससे काफ़ी मज़ेदार ठीक है? उन मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इस तरह की चीज़ें वो हम उसमें ठीक हो गया, ऑलराइट? मैट्रिक्स जो होगी वो हम सबसे पहले फाइल से रीड करना चाहते हैं और वो जो रीडिंग का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह, यहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम है input.txt, ठीक है? इसमें जो फाइल पड़ी होगी कुछ इस तरह, यहाँ पे सबसे पहले चलता लेट्स से 3 का मतलब क्या है? 3 मैट्रिसेस हैं जो अभी आने हैं
ठीक है। उसके बाद क्या लिखा होगा, उसके बाद होगा लेटर 5 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो पहली मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन ये है, ठीक हो गया। ऑलराइट, वैसे हम चाहें तो साथ लिख सकते हैं, एक स्ट्रिंग लिख देते हैं पहले a, अब फिर लिख देते हैं 4 5। इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का नाम a है और ये उसका ये उसकी डायमेंशन है। आंसर या तो बैठे मत, बैठना मत, ये आपका मैट्रिक्स का नाम है और ये इसमें इसकी डायमेंशन, ठीक हो गया। उसके बाद एक्चुअली चार ये रो है और ये इसका कॉलम, तो यहाँ पर 4 रोज पड़ी होगी और हर रो में कितने कॉलम होंगे, 5। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4, ठीक, ये पहली मैट्रिक्स का, ठीक हो गया। उसके बाद क्या पड़ा होता है, उसके बाद दोबारा से स्ट्रिंग पड़ी होती है, लेट्स से डी, और उसके बाद बड़ा होता है उसकी डायमेंशन, लेट्स से 5 by 4, ठीक हो गया। और ये है लेट्स से 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2, बाय द वे ये 5 रोज, ये सही है, और ये आ गया 3 3 3 3 3 3 3 3, एक और भी लगे 1 1 5 रोज हो गया, हाँ, ठीक हो गया। ये हमारी सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। अब हमने थर्ड मैट्रिक्स देनी है, थर्ड मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं लेट्स से डी, और इसकी डायमेंशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या होगा 4 by 6 या 4 by 5, ठीक है। और उसके बाद ऑफ कोर्स कितनी रोज पड़ी होंगी, 4 रोज। ये हमारा फाइल था, ठीक है। हमने अब क्या करना है, हमने इसको रीड भी करना है और रीड करवाने के लिए हमें एक्चुअली एक क्या बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, या एक हमें क्लास बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम रीड करें, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये अब हमने जो चीज स्टोर करनी है, हम कोई पॉइंटर शॉर्टर रखने नहीं चाहते, ये बात समझ। हम कोशिश करेंगे जो हमें डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है उन डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू काम, ठीक है। अभी जो हमें डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है इसका नाम है वेक्टर, ठीक है। हम वेक्टर को यूज करके ये सारा काम करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करें। हमारी एक मैट्रिक्स क्या है, पहला मैट्रिक्स डिफाइन करने जा रहा हूँ, वो हमारी है क्लास और इसका नाम है मैट्रिक्स। ऑलराइट, आप बता सकते हैं ये मैट्रिक्स की क्लास है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? नहीं, वो तुम तो ऑपरेशन बता, मैं कहता हूँ उसके अंदर जो डेटा वाला पार्ट है वो क्या है, ये स्टोर करना चाहिए, हाँ 2D अरे हो, है ना, 2D अरे वो भी वेरिएबल साइज की, तो आपको पॉइंटर रखना है ना, मैंने कहा पॉइंटर नहीं रखना, क्या किसने बोला बेटा, जबरदस्त। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको वेक्टर बना सकते हैं, लेकिन वेक्टर कैसे बनाए, ये तो 2D अरे है, वेक्टर तो सिंगल डी अरे होती है, वेक्टर के हर एलिमेंट पे हम एक दोबारा से वेक्टर लगाते हैं, ये बात समझ। एक्चुअली अगर तुम देखो तो ये एक रो क्या है, एक वेक्टर है, ये क्या है, ये भी एक वेक्टर, ये क्या है, ये भी एक वेक्टर, ये क्या है, ये भी एक वेक्टर, ये पूरी चीज है क्या, यानी हम ये चाहते हैं कि ये वाली चीज एक्चुअली यहां, तो ये एक्चुअली एक वेक्टर हो, ये भी एक वेक्टर हो, ये भी एक वेक्टर हो, और ये भी एक वेक्टर हो, यानी ये, और ये खुद क्या है, ये वेक्टर ऑफ वेक्टर, समझ यार, इसका स्टैक ऑफ स्टैक बनाया, बिल्कुल वही, तो ये वेक्टर हर रोज में एक वेक्टर है और ये चीज है ये वेक्टर, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स के क्लास करेंगे, उसमें जो चीज पड़ी होगी वो क्या होगी, ये होगा वेक्टर,
ये किस चीज का वेक्टर है? वेक्टर ऑफ वेक्टर। और ये वेक्टर किस चीज का है? वो इंटीजर। ठीक है, और इसका हम नाम रख देते हैं m। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं, ठीक है, और एक्चुअली इसका एक रीड फंक्शन डिफाइन करते हैं। और रीड फंक्शन हम क्या करते हैं? रीड फंक्शन में कुछ फाइल से रीड करना है, तो हम एक ऐसा करेंगे, इफ स्ट्रीम का रीडर लेंगे, वो भी m%। ठीक है, और m% भी बेटा मैंने क्यों लिया? क्योंकि वो रीड करता करता आगे जाएगा ना, तो वो एक ही रीडर होगा, और वही हम पहले वाले मैट्रिक्स के लिए करेंगे, फिर दूसरी वाले मैट्रिक्स के लिए करेंगे, किसी के लिए करेंगे। ये बात समझा? और जो दो पैरामीटर्स को पास होने चाहिए वो होंगे, भला क्या? वो होंगे क्या? तीन नाम। एक होगा स्ट्रिंग हो जाएगा नाम, ठीक है, और यहाँ पर ऑफ कोर्स एक स्ट्रिंग भी रखनी चाहिए, इसका नाम क्या होगा? स्ट्रिंग। ठीक है, और क्या होगा? इंटीजर रोज और इंटीजर। ठीक हो गया? ये तीन चीजें हैं जो इसमें रीड। ठीक है, वो मेन पे करें। ठीक है, वो मेन पे। अच्छा, अब मैं आपको ये रीडर लिख रहा हूं। ये रीडर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ये रीडर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा जो इफ स्ट्रीम है वो इस वक्त रीडर हमारा कहां पॉइंट कर रहा होगा? रिजल्ट देखो, हमारा जो रीडर है वो कहां पॉइंट कर रहा होगा? वो हमारा यहां। ठीक है, जब ये दोबारा कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, तो ये कहां पॉइंट कर रहा होगा? जब दोबारा कॉल होगा तो ये रीडर कहां पॉइंट कर रहा होगा? Do you all agree? तो उसके बाद आप करना। ठीक है, इसलिए सेंसरी करना है, इतनी रोज रीड करनी है और हर रो में इतने कॉलम्स हैं जो रीड करना। ठीक है ना? ऑल ऑफ यू एग्री? ठीक है, अच्छा, अब यहां देखिए, मैं आपको तो कुछ बात बता रहा हूं। कि जो वेक्टर है, ये जो आपका जो भी वेक्टर होता है, वेक्टर ऑफ फॉर एग्जांपल इंट लिखते हैं। ठीक है, ये वेक्टर ऑफ इंट लिखते हैं, इसको अगर आप v लिख देना, यही वेरिएबल का नाम लिख दे, तो एक्चुअली ये एक इंटरनली एक अरे बनाएगा जो कि एम्प्टी हो। समझ में आई बात? यानी अगर आप ये करेंगे v0 is equal to 10, तो ये प्रोग्राम क्रैश हो। ये समझ में आई बात? यानी आप ये नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं, v.pushback, और यहां पे आप 10 पास करें। ये अलावा ये करने से क्या होता है? ये वो साइज जो खुद ग्रो करें। इसका मतलब है कि आपने जो साइज बनाया हुआ है, आप उस कैपेसिटी के अंदर ही अंदर। समझ नहीं बात? तो ये करेंगे तो आपकी आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आएगी और आपका प्रोग्राम क्रैश होगा। पुश बैक के बाद और काम कर सकते पुश बैक, यदि एक बार पुश करने के बाद आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं, ये बात है। लेकिन फिर सिर्फ 0 के इंडेक्स, जितना आप पुश बैक करेंगे उतनी वैल्यू का प्रोसेस। ठीक है, ये समझ में आ गया? साथ समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बोल क्यों नहीं? क्या समझ नहीं है? जो अगर आप वेक्टर बनाते हैं और उसके आगे कुछ भी ना लिखें, तो ये एक अंदर इंटरनली एम्प्टी अरे बनाते हैं। और अगर आप यहाँ पे v0 पर 10 असाइन करेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। समझ में आई बात? और अगर आप v.pushback करेंगे तो ये अलाउ करेगा। v.pushback इस तरह इंप्लीमेंट हुआ है कि वो एक इंटरनली एक नई अरे बनाता है और वो एक ज्यादा साइज की और पिछला सारा डेटा कॉपी करता है और नई वैल्यू उसके आगे रखता है। ठीक हो गया? ऑलराइट, तो पुशबैक अलाउ होता है, ये अलाउ नहीं। एक सूरत में अलाउ है, और वो सूरत ये है कि अगर मैंने वही वेक्टर इस तरह इंप्लीमेंट किया हो,
यहाँ पे मैं लिखता वेक्टर ऑफ n, और यहाँ पे अगेन मैं लेट्स से v2 लिख देता, और यहाँ पे मैं लिख देता फॉर एग्जांपल 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैंने वेक्टर बनाया है, इसकी इनिशियल साइज 10। समझ में आ गई बात? और अब भला मैं क्या करना चाहता हूं? अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? अब मैं पहली 10 वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूं, 11 को एक्सेस नहीं कर सकता। यानी मैं ये लिख सकता हूं v0 is equal to 20, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, v10 is equal to 30, ये नहीं, क्या रेट बनाई आपने? हाँ, अगर मैं 10 इंडेक्स पे डालना चाहता हूं तो मैं v dot push back, समझ में आएगा? ठीक है? All of you agree? चलिए ये अगर हम बना लेते हैं तो अब हम इधर इस फंक्शन में जब हम एंटर होंगे तो ये मेरा m है। इस m में आप बता सकते हैं अभी तक ये कितनी वैल्यूज इंटर हुई हैं, कितने वेक्टर्स इंटर हो रहे हैं? कोई भी नहीं। ऐसे ही ऑलराइट, अब मैं बेटा एक काम करता हूं, और काम ये करता हूं ना, मैं करूंगा क्या कि मैं यहाँ पर एक मैंने वो पूरी फाइल रीड कर, तो हियर इज द आइडिया इज कि मैं लूप लगाऊंगा, नेस्टेड लूप रोज के लिए और कॉलम्स के लिए, और हर लूप में मैंने ये करना है कि मैंने एक नया वेक्टर बनाना है, और एक रो में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो उस वेक्टर में मैं रीड करूंगा, और वो वेक्टर इस वाले वेक्टर में जो वेक्टर है वो उसके अंदर पुश कर, समझ में क्या आइडिया है? मैं करता हूँ एक फॉर लूप लगाता हूँ जो ri is equal to 0 से चलता है, ri is less than रोज तक जाता है, और ri प्लस प्लस, और हर दफा आगे काम ये करता है, यहाँ पर एक वेक्टर बनता है, किस टाइप का? इन टाइप का, इसका नाम रखता है v8, या आप कह लें a रो, और मैं एट द टाइम इसी वक्त बता सकता हूं कि इसकी कितना साइज होगा, कितना साइज होगा। एक रो जो है उसका साइज कितना होगा? एक रो का मुझे एग्जैक्टली पता है कि कितने साइज की, कितने साइज की। अब बड़ा इजीली मैं उसमें रीड भी करवा सकता हूं, कैसे? एक और लूप बताया, for column index is equal to 0, column index is less than columns, column index plus plus, और यहाँ पे अब मैं a रो के CIH इंडेक्स को जाकर रीड करवाऊंगा, किसमें? रीडर के थ्रू, और ये क्या होगा? ये मेरी एक रो पॉपुलेट हो। अब मैं इस रो को किसमें इंसर्ट करवा दूं? ये लूप मेरा यहाँ चला, यहाँ खत्म हो, ठीक है? ये मेरी एक रो बनी, इस रो को ही मैं किसमें इंसर्ट करवा दूं? इस m में। तो m डॉट पुशबैक, और क्या पुशबैक करना है जी? a, ठीक है? तो इस m वाले वेक्टर में, जो कि वेक्टर ऑफ वेक्टर, पहली दफा क्या पुश होगा? ये जो 1 1 1 1 1 है, ये 5 वैल्यू का वेक्टर जो है वो इस m में पुश होगा। अगर दूसरी दफा चलेगा लूप, तो यही a रो दोबारा बनेगा, क्योंकि यहां मैंने क्या किया, ये समझ आएगा? ये लूप दोबारा चलता है तो इसके अंदर बने हुए सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसी होता है। तो ये a रो दोबारा बनेगा, दोबारा से इसके अंदर वैल्यू रीड होगी, और यही इसके अंदर दोबारा पुशबैक हो जाएगा, और ये नया बस ना, ठीक है? पुशबैक है, हाँ पुशबैक बैक एंड पे लूप पे इसमें पिछली वैल्यू की कॉपी करनी पड़ती है, अच्छा वाला काम है, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है? ये मैंने पुश, ये मैंने कहा, ठीक है? अब मैंने ये पूरी की पूरी फाइल रीड कर, ठीक है? मैंने एक्चुअली एक मैट्रिक्स रीड,
ठीक है, ऑल ऑफ यू अग्री, ठीक है। इसका मैं अभी प्रिंट का फंक्शन लिखता हूँ थोड़ी देर में यहाँ पर, ठीक है। मैं पहले मेन लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑल ऑफ यू अग्री कि इसमें से हर रो जो है वो वेक्टर ऑफ इंटीजर है, और ये जो पूरी मैट्रिक्स है ये वेक्टर ऑफ इंटीजर। अच्छा, अब इधर आ जाओ, ये जो मैट्रिसेस मैंने रीड करनी है ये क्या है? ये जो मैट्रिसेस मैंने रीड करनी है ये 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। ये वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स बना सोच सकता। तो मुझे कोई डायनामिकली खुद ही मैनेज कर रहा है वेक्टर, एक पॉइंटर नहीं बनाएगा इस पूरी की पूरी एग्जांपल में। मुझे डायनामिकली नंबरिंग इफेक्ट होती है, सारी वेक्टर में हाइड करती है, हमारे पूरे प्रोग्राम में एक स्टार भी नजर नहीं आएगा। ओके, नाउ लुक एट दिस। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इंटीजर नेम बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर आकर मैं अब अगेन वेक्टर ही बनाऊंगा, लेकिन किस टाइप का वेक्टर? मैट्रिसेस का, ठीक है। तो लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं, क्योंकि मुझे जो वेक्टर बनाना है पहले ये ना करना है इस वेक्टर का साइज फिगर आउट करने की तरह, और फिर उतने का ही वेक्टर बनाना है, हमें पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक इफ स्ट्रीम बनाते हैं, इस स्ट्रीम में रीडर, और किसमें से रीड करना है? इनपुट डॉट, ठीक हो गया। रीड, और यहाँ पर एक इंटीजर काउंट बनाते हैं, ये है मैट्रिसेस का अली। यहाँ पर मैंने रीडर लिया, और रीडर के थ्रू काउंट में मैंने रिसीव कर लिया। काउंट में क्या वैल्यू आई? काउंट में वैल्यू आ गई कि मेरी कितनी मैट्रिसेस। अब मैं भला क्या, अब मैं वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर ऑफ किस टाइप का? मैट्रिक्स, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कितनी मैट्रिसेस है, मैं लिखता हूँ मैट्रिसेस, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर ही बता सकता हूँ कि ये कितनी मैट्रिसेस बनी, जितनी मर्जी, यहाँ वेरिएबल कैसे, वरना तो आप अरे बनाते थे तो वेरिएबल ऐसे ही बना सकते, वेक्टर बना सकते। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ कितने मैट्रिसेस की ऑब्जेक्ट बन गए, कमाल। अब मैंने एसेंशियली करना क्या है, मैंने उनका डॉट रीड कॉल करना है, हम अगर कितने का लूप रहेगा, उससे पहले रीड तो उसने खुद करना है, लेकिन उस पॉइंटर को मैंने वहां पर ले जाना है, यहाँ से रीड कर, यहाँ से। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाता हूँ, कितने का लूप होगा, C is equal to 0, C is less than count, G, C plus 0, ठीक है। और क्या करना है, अब मेरा ये रीडर कहाँ पर आ चुका है, मैंने यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग रीड करनी है, स्ट्रिंग है n, और इंटीजर है रोज और कॉलम्स। जी, रीडर के थ्रू सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस n को रीड करूंगा, ठीक है। एक का मैंने नाम लिखिए, वो है this एरो नेम को क्या साइन कर दे, क्या मैंने नेम रीड किया, और साथ ही मैंने रोज रीड कर ली, और साथ ही मैंने कॉलम रीड कर लिए। अब मैंने क्या करना, अब मैंने इस मैट्रिक्स का कौन से वाले का डॉट रीड कॉल कर रहा है, सी, I'm done। यानी इन मैट्रिसेस में से 0th वाले का डॉट रीड कॉल कर, और अब ये 0th वाला कॉल हो जाएगा। क्यों कॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एलोकेट कर दिया। तो नहीं बात, अगर हम ये एलोकेट ना करते तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, और वो इस मैट्रिसेस के वेक्टर में डॉट पुश बैक करना। नहीं बात,
इधर पे इंडेक्सिंग करनी है काउंट है, ठीक है। ये डॉट रीड कॉल हुआ, रीड में पहला क्या पैरामीटर जाते हैं, एक रीडर जाएगा और क्या जाएगा, हो जाएगी और ठीक है स्ट्रिंग जाएगी, रोज जाएगी और ठीक होगा। हाँ, अब हमने प्रिंट मैट्रिक्स, ऑलराइट। प्रिंट मैट्रिक्स में मैंने क्या प्रिंट करना मुझे बताओ। मैंने इस मैट्रिक्स को प्रिंट किया, तो एक्चुअली मुझे पहले प्रिंट करना चाहिए कि इस मैट्रिक्स का नाम क्या है। हमने A इक्वल और फिर नई लाइन के ऊपर वो पूरी मैट्रिक्स लिखा, ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे पहले सी आउट कर देते हैं। क्या सी आउट करें बेटा, नेम, ठीक है, हाँ, और फिर और ये कर देते हैं इक्वल टू, ठीक है, या इक्वल टू कर छोड़ो मैं मानूंगा, जैसे पूरी लाइन लगा, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूँ अपनी मैट्रिक्स प्रिंट कर दिया तो यहाँ पे A लिखो, यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। हमने रिप्रेजेंट करना है, ऐसा मत रिप्रेजेंट करना, ठीक है। हाँ, दिस का नहीं कर रहा हूँ, दिस का नहीं, ये इस मैट्रिक्स क्लास के अंदर का फंक्शन है, ठीक है। ये क्लास अब खत्म नहीं, ठीक है, इस क्लास में भी और चीजें हैं। या मैंने अब प्रिंट करना है, प्रिंट कैसे करना है, कितने का लूप रहेगा मुझे बताओ।